हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम जो सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ मैं कि आप इन सारी क्लासेस को सीरियस वे से ले रहे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इन क्लासेस को सीरियस लें और सारे मैटर को अच्छे से समझें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो मेरे को आप बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। देखिए, अभी तक हम क्या चर्चा कर चुके हैं इस फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हम जो सम्मिश्र फलन है एफ जेड, उसकी सीमा और अवकलनीयता की चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो विश्लेषक फलन है उसकी दोनों डेफिनेशन देख के विश्लेषक फलन के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उसको थ्योरम के द्वारा प्रूफ कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो कॉची-रीमान समीकरण है, इस कॉची-रीमान समीकरण का कार्तीय और ध्रुवीय दोनों रूप हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद जो फलन एफ जेड है, इसका जो अवकलज है एफ डैश जेड, इसका कार्तीय और ध्रुवीय दोनों रूपों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइए, क्योंकि अपना एक ही मोटो है 40/40 लेके जो बूढ़ी आत्मा है उसको खुश करना और उसको कोई भी चांस नहीं देना कि वो हमारे नंबर कहाँ काट सके। ठीक है, ओके। आज हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ करवा रहा हूँ टू द पॉइंट जो आपके लिए काम की है। ठीक है, ओके। और छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ टॉपिक। ठीक है, ओके। तो एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, पेज नंबर 52 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 3.7.5 है। ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ये कह रहा है कि प्रदर्शित करो, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि एक सम्मिश्र फलन है एफ जेड बराबर मॉड एक्स वाई का अंडर रूट। ये जो फलन है एफ जेड, ये मूल बिंदु बोले तो जेड बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 पर कॉची-रीमान समीकरण जो है, इन कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात ये फलन एफ जेड जो है वो मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण क्या होती हैं? डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हम कार्तीय रूप यूज करेंगे, क्योंकि कार्तीय का ही बोल रहा है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये क्या होती है? कॉची-रीमान समीकरण। अब इन कॉची-रीमान समीकरणों को क्या ये संतुष्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में ये है कि परंतु इस बिंदु पर, किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर ये जो फलन एफ जेड है वो विश्लेषक फलन नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ये हमको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम केवल यहाँ तक की बात करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ जेड है वो मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर। सबसे पहले देखिए, एक फलन दे रखा है हमको एफ जेड बराबर अंडर रूट मॉड एक्स वाई। अब हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक जो सम्मिश्र फलन होता है, सम्मिश्र फलन को लिखने की जो परंपरा है वो क्या होती है? यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूं यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब देखिएगा, हमको ये चारों वैल्यू निकाल के लानी है। चारों वैल्यू निकाल के लानी है किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर। और ये चारों क्या आनी चाहिए? और ये क्या आनी चाहिए? आपस में बराबर आनी चाहिए। तो मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। और इनको लाने के लिए आपको u और v दोनों की वैल्यू चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अवकलन कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले u और v की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि u जो होता है वो सम्मिश्र फलन का क्या होता है? रियल पार्ट होता है, यानी वास्तविक भाग होता है। और v क्या होता है? काल्पनिक भाग होता है। अब इससे हम u और v की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू एक्स वाई बराबर मॉड एक्स वाई का अंडर रूट, ये क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब इस फंक्शन में इमेजनरी पार्ट जो तो क्या है? 0। तो वी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चारों वैल्यू हमें निकालनी है, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए, नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिए कैसे निकालते हैं आप।
ट्वेल्थ क्लास से ही एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि जैसे फंक्शन है एफ एक्स, ये x बराबर a पर अवकलनीय है, तो जो f डैश a है मतलब इसका जो अवकलज होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये पढ़ के आए हैं हम, ये होता है। अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है कि जो फंक्शन u है उसका x के रेस्पेक्ट में क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसको कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है, ओके। तो लिमिट, और किस बिंदु पर निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु बोले तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु पर, तो अपन को मूल बिंदु पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू, अब इसी से ही तुलना करते हुए आपकी एक नज़र तो इस फॉर्मूले पर होनी चाहिए और एक नज़र जो मैं लिख रहा हूं उस पर होनी चाहिए। देखिए आपको बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। यदि आप इनको हल्के में ले रहे हैं तो आपके ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन बता दिया और बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो नहीं है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। इसमें एक एक लाइन का, एक एक वर्ड्स का मतलब है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होंगी। तभी देखिए आप टीचर में फॉल्ट तब निकाल सकते हो कि जब टीचर आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। टीचर आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है लेकिन आप उनको ध्यान से समझ नहीं रहे हो, कंसंट्रेशन से आप समझ नहीं रहे हो, तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी है। तो आप बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए आपकी एक नज़र तो यहाँ, एक नज़र यहाँ। अब x बराबर a पर अवकलनीय है तो क्या लिखते थे हम, लिमिट x टेंड्स टू a। अब हमको किस पर अवकलनीय निकालना है, z बराबर 0 पर, मतलब x 0 और y 0, तो लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a मतलब x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, एफ एक्स, एफ की जगह कौन है, u। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है, तो y को तो अभी भूल जाओ तुम, y को तो भूल जाओ। तो एफ एक्स एक्स माइनस माइनस, मैं जो कर रहा हूं उसको ध्यान समझो, एफ ए, एफ की जगह u और a की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन x माइनस ए, x और माइनस ए कितना है 0। अब देखिए, अब ये जो y है वो तो कांस्टेंट है और मूल बिंदु पर जो कांस्टेंट जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां 0 और ये भी 0। तो ये फॉर्मूला बनाना आपको आ रहा है, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए दोबारा बता रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर निकालनी है। तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू जी, अब इस फॉर्मूले से तुलना करके निकालते हैं, ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, a की जगह कौन है 0, क्योंकि मान किस पे निकालना है 0, मूल बिंदु पर निकालना है। एफ एक्स, एफ की जगह u x, ठीक है, माइनस एफ की जगह u और a की वैल्यू 0 अपॉन x माइनस a 0। अब यहां पर जो y है वो तो कांस्टेंट है और मूल बिंदु पर जो कांस्टेंट y है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0 और ये 0, क्योंकि u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है तो दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, ओके। तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल x बराबर लिमिट x टेंड्स टू, ये हो गया। देखिए अब यहां पे आप x की जगह 0 रखोगे, देखिए अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो आप, x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। अब देखिए u जो है, u क्या है, देखिए एक मैं क्लियर कर देता हूं आपको, u क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, u क्या है, मॉड एक्स वाई का अंडर रूट है, मॉड एक्स वाई का अंडर रूट, मॉड एक्स वाई का अंडर रूट माइनस u 0,0, तो 0,0 करेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा अपॉन x माइनस 0। तो यहां देखिए 0 अपॉन 0 करेंगे
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, हाँ जी देखिए u x कोमा जीरो, तो u में देखिए x की जगह तो x लगाया, y की जगह जीरो लगाया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस x की जगह जीरो रखा, y की जगह जीरो रखा, तो ये क्या हो गया, जीरो अपॉन x, और माइनस जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। अब क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो देखिएगा इधर देख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो देखिए लिमिट, लिमिट अब क्या आएगा, लिमिट अब देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो गई किस पे, मूल बिंदु पे, तो ये क्या आ जाएगा, y टेंड्स टू जीरो, लिमिट y की लगेगी, एफ एक्स, तो f की जगह क्या है, u x, अब x नहीं आएगा, कौन आएगा, y, तो देखिए y माइनस 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 f की जगह u, और a देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, चलो यहीं लिख देते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब निकालते हैं हम डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई, देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, देखिए इससे कंपेयरिंग कीजिए, अब किस पे निकाल रहे हैं, मूल बिंदु पर, तो x की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो, तो लिमिट y टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, f की जगह क्या आएगा, u x, अब x नहीं आएगा, कौन आएगा, y, तो y, x को तो भूल जाओ, माइनस f की जगह u, और x और a की जगह जीरो, अपॉन x की जगह y माइनस जीरो। अब देखिए मूल बिंदु है, अब x तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो x है उसका मूल बिंदु पर मान क्या होगा, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा जीरो। क्लियर है यहां तक, ओके। तो डेल u अपॉन डेल y, अब u बराबर क्या है, u बराबर है अंडर रूट में मोड एक्स वाई, तो देखिए x की जगह जीरो रखा और y की जगह जीरो y है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो, अभी लिमिट तो हमने पुट की नहीं है, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो, तो ये क्या, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार नाउ क्या निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो देखिए लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो, अब देखिए f की जगह कौन आएगा, v आएगा, अब मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं तो y कांस्टेंट है, उसको तो भूल जाओ, v x माइनस v एफ ए, तो यानी ये हो गया जीरो, अपॉन x माइनस ए, यानी x माइनस जीरो। अब किस पे निकाल रहे हैं, मूल बिंदु पर, तो y का जो मान है वो मूल बिंदु पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डेल v अपॉन डेल x बराबर लिमिट, अभी लिमिट पुट नहीं किया हमने, अब v तो क्या है, v जो फंक्शन v एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, जीरो, तो जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, यानी डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y, तो यानी लिमिट y टेंस टू जीरो, अब f की जगह कौन आएगा, v, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, उसको तो भूल जाओ, v x यानी y माइनस v, और ये हो गया जीरो अपॉन y माइनस जीरो। अब मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु पर जो कांस्टेंट जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, अब वी एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y बराबर लिमिट y टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन y माइनस जीरो, यानी जीरो। तो यानी चारों वैल्यू हमने निकाली मूल बिंदु z बराबर जीरो पर, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल एक्स, और डेल u अपॉन डेल y, चारों की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, जीरो आ गई।
तो अतः जो z बराबर 0 है इस पर जो फलन एफ जेड है, ये फलन एफ जेड कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो यही हमें प्रूव करना था। तो लिखेंगे अतः फलन एफ जेड जो z बराबर 0 है इस पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब ये कह रहा है कि z बराबर 0 पर फलन एफ जेड जो है वो विश्लेषक नहीं है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन है एफ जेड, वो किसी पॉइंट पर विश्लेषक कब होगा, जब वह उस पॉइंट पर अवकलनीय हो और उसका जो आस पड़ोस है उसमें भी अवकलनीय हो, तो वह फलन एफ जेड उस बिंदु पर क्या होगा, विश्लेषक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एफ जेड है वो z बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। यदि z बराबर 0 पर अवकलनीय हुआ तो फिर उसके आस पड़ोस में चेक करेंगे, और आस पड़ोस में भी अवकलनीय हो गया तो अतः फलन एफ जेड z बराबर 0 पर विश्लेषक है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम एफ डैश 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलेगी, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि जो फलन एफ एक्स है उसका x बराबर a पर अवकलज ये होता है एफ डैश a की वैल्यू। तो a की जगह कौन है 0, तो लिमिट x की जगह कौन है z टेंस टू a की जगह कौन है 0, एफ x की जगह कौन है z माइनस एफ a की जगह कौन है 0 अपॉन z माइनस 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा एफ डैश 0 बराबर एफ डैश 0 बराबर लिमिट, अब एफ जेड की जो मान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंडर रूट में मोड एक्स वाई, और ये तो 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा, अपॉन और जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई और ये माइनस 0, अर्थात ये जो सारी वैल्यू में पुट कर दी, अर्थात इसको x और y में चेंज कर दिया, तो ये x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। अब ये जो एफ डैश 0 है, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताई थी जब सीमा और अवकलनीयता पढ़ाई थी कि एफ डैश 0 विद्यमान कब होगा, जब इस सीमा का मान अद्वितीय हो, अर्थात जो z 0 की ओर अर्थात x या y 0 की ओर किसी भी रास्ते से जाएं, मान कैसा आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए सीमा का, तो ये अवकलज विद्यमान होगा, अन्यथा ये अवकलज विद्यमान नहीं होगा। अब 0 की ओर जाने के दो सबसे अच्छे रास्ते होते थे, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अब हम एक ऐसा जनरल रास्ता ले लेते हैं जिसमें x एक्सिस भी आता है, y एक्सिस भी आता है और इसके अलावा अन्य एक्सिस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक हम ऐसा जनरल रास्ता ले लेते हैं y बराबर mx, इसमें देखिए, और यहां पर ये जो होता है वो थीटा होता है। अब इसमें x एक्सिस भी आ गया, y एक्सिस भी आ गया। आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा कि y बराबर mx पाथ ये होता है, जहां पे m बराबर क्या होता है tan थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए तो आपको बहुत सारे रास्ते प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये x एक्सिस आ जाएगी, और बढ़ाते जाओगे तो ऐसे बहुत रास्ते आपको मिलते जाएंगे। थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो y एक्सिस आ जाएगा। तो अब ये जो है हमने एक जनरल रास्ता ले लिया। अब इस जनरल रास्ता हमने जो लिया है, यदि इस प्रत्येक रास्ते से 0 की ओर जाने पर सीमा का मान यदि अद्वितीय आ जाता है तो यह अवकलज विद्यमान होगा, अन्यथा यह अवकलज विद्यमान नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा एफ डैश 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। अब y की वैल्यू जगह क्या रख देंगे, mx रख देंगे ना, तो मोड x और ये mx माइनस 0 अपॉन x प्लस आयोटा mx माइनस 0। क्लियर है? तो ये हो गया f डैश 0 बराबर लिमिट
x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट m अपॉन, और ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा m। अब देखिएगा, इस सीमा का मान यदि अद्वितीय आता है तो ही तो ये अवकलज विद्यमान होगा, अन्यथा ये अवकलज विद्यमान नहीं होगा। अब इस सीमा का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे। m का मान, और m बराबर क्या होता है टेन थीटा, अर्थात थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है तो पाथ चेंज हो रहा है। थीटा बराबर 0 है तो ये पाथ 10 डिग्री होगा, तो दूसरा 20 डिग्री होगा, तो तीसरा। अर्थात सीमा का मान m पर निर्भर करता है, m का मान थीटा पर निर्भर करता है, और थीटा के मान से ही पथ निर्भर होता है। अर्थात m के जब अलग अलग मान रखेंगे हम, तो m के अलग अलग मान रखने पर सीमा की वैल्यू है वो अलग अलग प्राप्त होगी, सीमा की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होगी। तो अर्थात सीमा का मान अद्वितीय नहीं है, ठीक है, सीमा का मान अद्वितीय नहीं है, और सीमा का मान अद्वितीय नहीं है तो मूल बिंदु z बराबर 0 पर अवकलज का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अवकलज का अस्तित्व कब होता है, जब इस सीमा का मान अद्वितीय हो। सीमा का मान अद्वितीय कैसे आ रहा है, क्योंकि सीमा का मान निर्भर कर रहा है m पर, और m बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो यानी थीटा चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग पथ आ रहे हैं, अलग अलग पथों पर सीमा का मान अलग अलग आ रहा है, अतः f डैश z का f डैश जो 0 है उसका अस्तित्व नहीं है। तो लास्ट में हम लिखेंगे चूंकि सीमा का मान m पर निर्भर कर रहा है, और इस कारण जो सीमा का मान है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय प्राप्त नहीं हो रहा, अतः मूल बिंदु z बराबर 0 पर जो f डैश z है, f डैश 0 है, उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व नहीं है तो जब एक पॉइंट z बराबर 0 पर फलन अवकलज नहीं है, अवकलज का अस्तित्व नहीं है, तो उसका जो प्रतिवेश है उसमें तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हमको z बराबर 0 पर फलन fz को विश्लेषिक प्रूफ करना है। तो विश्लेषिक कब होता, जब वह इस z बराबर 0 पर अवकलनीय हो और उसके प्रतिवेश में अवकलनीय हो। जब z बराबर 0 पर ही अवकलनीय नहीं है तो उसके प्रतिवेश में तो कोई चेक करने का मतलब ही नहीं रहा। अतः फलन fz लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, तो हम लास्ट में लाइन लिखेंगे अतः फलन fz जो z बराबर 0 है, मूल बिंदु है, उस पर विश्लेषिक फलन नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, और इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसकी जो PDF है मेरे हैंड रिटन, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए ये जो रियल एनालिसिस हुई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुई, डिस्क्रीट हुई, ये प्योर मैथ होती हैं। मैथ टू टाइप की होती हैं, एक तो होती है मैथ है वो टू टाइप की होती हैं, एक तो होती है अप्लाइड मैथ, और एक होती है प्योर मैथ। अप्लाइड मैथ जैसे आपने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी या फिर कैलकुलस पढ़ी, तो ये जो क्या होती हैं, ये अप्लाइड मैथ होती हैं। जैसे आपकी मैकेनिक्स है, ये भी अप्लाइड मैथ है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं, आपको मेथड समझ में आया, आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। प्योर मैथ जो होती है इसमें आती है रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट पढ़ी आपने वो है। इसमें क्या होता है, ये प्योर मैथ होती है, इसमें सारी चीज़ें हैं वो कंसेप्चुअल होती हैं। आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से यदि समझ में आया तो ही आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी अपना जो टारगेट है 40/40 तब उस तक हम पहुंच पाएंगे और बूढ़ी आत्मा है उसको खुश कर पाएंगे। तो देखिए आप इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लें और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पर डे आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, कोई भी दिन मिस नहीं कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनका लाभ ले पाएँ और हम भी मोटिवेट हो पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।